तो लास्ट टाइम पे अपन कहाँ थे? वेपर प्रेशर पे, है ना? तो उस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है भैया, और ये समझना आपको बहुत जरूरी है। मैं लास्ट टाइम भी बता चुका था, थियोरेटिकल क्वेश्चन यूजुअली इससे आने के चांसेस हो जाते हैं। थियोरेटिकल में अगर वो थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल बनाना चाहे तो भी इससे आने के चांसेस हो जाते हैं। बाकी ये इस चैप्टर का कांस्टेंट है। वेपर प्रेशर की वैल्यू यूजुअली आपको हर सवाल में गिवन होगी, ठीक है? होता क्या है, किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, किस पे डिपेंडेंट है किस पे डिपेंडेंट नहीं, ये सब हम आज जानेंगे, ठीक है? तो वेपर प्रेशर बताने से पहले मैं आपको एक कॉमन फिनोमिनन के बारे में बताना चाहूंगा जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हो, नोन एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है क्या नहीं, ये बस अपन थोड़ी बहुत बातें करेंगे, आपको जो फील लगे उसके अकॉर्डिंग आंसर देना, ठीक है? तो इवेपोरेशन भैया डिपेंड करता है किस पे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते शौनक, है ना? अब शौनक क्या, सॉरी विहान, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो इवेपोरेशन जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियस सी बात है, अपन जानते हैं सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा होता है, देन लिक्विड एंड देन गैस, ठीक है? अब मैं अगर आपसे रैंडम चीजें पूछ लूं तो हर एक चीज को इंडिविजुअली सोचने की कोशिश करिएगा। ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है? मान के चल रहा हूँ वापी में भी धूप काफी ज्यादा होगी, ठीक है? या फिर आप लोग जहाँ पे भी बैठे हैं, कोई वापी वलसाड़ कोई जहाँ पे भी बैठा है, तो गुजरात में ओवरऑल कुल मिला के बात करेंगे तो गर्मी बहुत है। तो सपोज एक कंटेनर में पानी है, और उस कंटेनर के अंदर जो पानी है, मैं उस कंटेनर को अभी जो भी आपके फिलहाल टेम्परेचर है मैं उसमें बाहर रख के आ गया, ठीक है? मैंने क्या करा, इस पानी का, इस कंटेनर का वेट मेजर कर लिया। ऑब्वियस सी बात है, जो वेट होगा वो वाटर की वजह से होगा, जितना ज्यादा पानी डालोगे वेट उतना ज्यादा। तो सब बताओ कि अगर मैं इस कंटेनर को बाहर धूप में रख के आ जाऊंगा, इसके वेट पे क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? 2 घंटे बाद अगर मैं आके ऑब्जर्व करता हूँ तो घटेगा बढ़ेगा क्या, रिमेन सेम? अगर मैंने पानी का कंटेनर बाहर रख के आ गया तो क्या इसके वेट पे कोई लेस देन बिफोर? ऑब्वियस सी बात है ना? यही बेसिक फंडामेंटल कहलाया जाता है, इसी को आप इवेपोरेशन बोलते हो, ठीक है? इतनी बात समझ में आ जाती है, ठीक? अब यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करिएगा। सपोज आप है ना क्या करते हो, पानी उबाल रहे हो, ठीक है? ये गैस है आपकी और ये आपने उसे इग्नाइट कर रखा है, ठीक है? तो पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है? 100 डिग्री सेल्सियस हम जानते हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो मुझे बताओ, इस कंटेनर को सपोज मैंने गैस पे चढ़ा दिया, या फिर मैंने एक बर्तन में पानी लिया और मैंने उसे गैस पे चढ़ा रखा है। धीरे धीरे ऑब्वियस सी बात है पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक टाइम पे आके वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, क्या लगता है कंटेनर के अंदर या बर्तन के अंदर जितना पानी है वो गायब? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी वेपराइज हो जाना चाहिए था। क्या ऐसा होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते ही जो भी आपके बर्तन के अंदर पूरा पानी है वो गायब हो जाता है? ऐसा तो होता नहीं है। पानी धीरे धीरे करके वेपराइज होता है, तो पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे करके कम होगा। तो क्या मैं ये बोल दूं सीधी सीधी बात कि सबसे पहले ऊपर वाली लेयर वेपराइज होगी, फिर उसके नीचे वाली लेयर वेपराइज होगी, फिर उसके नीचे वाली लेयर वेपराइज होगी? इतना बात समझ में आता है? अपन जानते हैं पानी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये वाला जो मॉलिक्यूल कहलाया जाता है भैया, ये कहलाया जाता है बल्क मॉलिक्यूल। अपन जानते हैं पानी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये वाला जो कहलाया जाता है वो कहलाया जाता है बल्क मॉलिक्यूल। बल्क मॉलिक्यूल, बल्क का मतलब समझते हो ना, भारी, जिससे हिला डुला नहीं जाए। तो इस पे ऑब्वियस सी बात है, इधर से भी, 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 हर डायरेक्शन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ठीक है? इसलिए ये बल्क मॉलिक्यूल कहलाया जाता है, क्योंकि इसकी पोजीशन स्टैटिक होती है, क्योंकि ये अपनी जगह टिका रहता है।
ऑब्वियस सी बात है, आप इस बात से भी एग्री करोगे कि इस लेयर के ऊपर भी, पानी की लेयर के ऊपर भी एक और ऐसी लेयर होगी जिसमें बबल्स होंगे, और इन वाले पार्टिकल्स की वेपराइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। जैसे ही आप हीट करोगे सबसे पहले ये वाले पार्टिकल वेपराइज होंगे। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है, कौन से पार्टिकल वेपराइज होंगे? मतलब इन लोगों ने ऐसा क्या पुण्य कर दिया कि इनको वेपराइज होने की जो मौका है वो इनको पहले मिल रहा है, बाकियों को बाद में। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाले पार्टिकल ऊपर हैं। ये वाले पार्टिकल ऊपर क्यों हैं? क्योंकि इन पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। ठीक है। ये वाले पार्टिकल भाई है तो ओवरऑल सारे के सारे बिल्कुल सही है ना, है तो पानी ही। पानी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने का रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। लेकिन सपोज करो बाल्टी होती है, बाल्टी अगर भरी हुई बाल्टी है, उसके अंदर अगर आप एक डिब्बा पानी डालोगे, बिल्कुल सही बेटा, उसके अंदर अगर आप एक डिब्बा पानी डालोगे तो देखना नीचे कुछ आपको बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे जो ऊपर आ रहे होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इनिशियली ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स को धक्का मारते हुए ऊपर पहुंचते हैं। धक्का मार के ऊपर पहुंचने की वजह से इन पार्टिकल्स को पहले वेपराइज होने का मौका मिलता है। यहां तक कोई बात में प्रॉब्लम है? इसे बल्क मॉलिक्यूल बोलते हैं, इसमें कोई डाउट। ये वाले पार्टिकल वेपराइज क्यों होंगे? इसमें कोई डाउट। क्यों होंगे? क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है। कौन सी एनर्जी ज्यादा है? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अबव एवरेज होती है। अबव एवरेज होने की वजह से नीचे वाले पार्टिकल इनको रोक नहीं पाते और ये बाकी पार्टिकल्स को धक्का मारते हुए ऊपर पहुंचते हैं। यहां तक कोई तकलीफ? भैया हाथों हाथ पूछ लेना, कल को मेरे को बोल दो या अभी मेरे को बोल दो वेपर प्रेशर सर वापस समझा दो, तो बेटा बहुत बड़ा टॉपिक है, शुरू से मैं वापस नहीं समझा पाऊंगा। इसलिए हर स्टेप पे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो अब अगर अपन इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन क्या होता है भैया? अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड molecules present at the surface हाँ बेटा लिखना है, लिखना है, बिल्कुल लिखना है। Spontaneous conversion of liquid molecules present at the surface into vapor molecule is known as evaporation। ठीक है। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स का स्पॉन्टेनियसली वेपर में कन्वर्ट हो जाना इवेपोरेशन कहलाया जाता है। ठीक है। सरफेस के लिक्विड मॉलिक्यूल्स का वेपर में कन्वर्ट हो जाना इवेपोरेशन कहलाया जाता है। कौन से मॉलिक्यूल्स को वेपराइज होने का चांस पहले मिलेगा? जिनकी एनर्जी अबव एवरेज होगी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ इतनी बात करिए। यहां तक हो गया हो तो आगे बढ़े। किसी का बच रहा हो तो बता देना है ना, कमेंट करके या ऑडियो ऑन करके बोल देना मेरा बचा है। कोई ऐसा इशू नहीं। चलो आगे बात करें, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं भैया? आर ही बोल देते हैं अपन इसको, है ना। पहला जो फैक्टर आता है वो आ जाता है टेम्परेचर। ठीक है। दूसरा जो फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है सरफेस एरिया। तीसरा जो फैक्टर आता है वो आ जाता है नेचर ऑफ लिक्विड। एंड नेचर ऑफ लिक्विड अकाउंट्स व्हाट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है।
बताना आपको इफेक्ट किस तरीके से करेगा। एंड फोर्थ आ जाता है फ्लो ऑफ ड्राई एयर। ये क्या होती है मैं बात कर लूंगा इसके बारे में, ठीक है। बाकी शुरू के 3 चीजों से उम्मीद करता हूँ आप लोग फेमिलियर होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली जवाब देते जाइएगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा के कम, ऑब्वियस सी बात है इट विल बी मोर। तो इसमें कोई बहस करने लायक बात है नहीं, ये उम्मीद करते हैं सबको आती होगी। सो टेम्परेचर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। सरफेस एरिया के रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली सरफेस एरिया किसकी बात चल रही है, जिसमें आपने पानी ले रखा है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर के रेट ऑफ इवेपोरेशन। इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली? एक जवाब आया अभी तक बस मेरे पास। अरे बर्तन जितना बड़ा लोगे इवेपोरेशन उतना ज्यादा होता है कि कम? ऑब्वियस सी बात है, इट इज डायरेक्टली, है ना। नेचर ऑफ लिक्विड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अकाउंट में लेता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में जितना ज्यादा होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से उतनी अच्छी तरीके से अटैच होंगे। अगर दो चीजों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनको तोड़ने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। बिल्कुल सही बेटा, उनको तोड़ने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आपको ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन की ये चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। मतलब पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, आपको उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। आपको जितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मतलब टेम्परेचर आपको उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब उनकी वेपोराइज होने की टेंडेंसी उतनी कम है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स, ठीक है। और ये आ जाता है लास्ट, फ्लो ऑफ ड्राई एयर। ड्राई एयर क्या होता है? तो ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर दो तरीके की एयर होती हैं। अपन जानते हैं अपने एनवायरनमेंट में यूजुअली, अगर मैं कुछ नहीं तो सिर्फ दो ही गैसेस मानता हूँ, N2 और O2। देखो मॉइस्ट एयर क्या होती है? मॉइस्ट एयर मतलब उसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है, और ड्राई एयर मतलब उसके अंदर सिर्फ N2 और O2 प्रेजेंट है। ड्राई एयर क्या होता है? जब आप ड्राई एयर किसी पे छोड़ते हो ना, तो वो ड्राई एयर सामने वाले, अगर ऑब्वियस सी बात है रूम में मॉइस्चर प्रेजेंट है, अगर आप ड्राई एयर अपने रूम में छोड़ दोगे तो वो ड्राई एयर आपके रूम का सारा मॉइस्चर खुद एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। अगर आप अपने रूम में ड्राई एयर छोड़ दोगे तो वो ड्राई एयर क्या करेगी, उस रूम में या उस पर्टिकुलर जगह पे जितना भी मॉइस्चर होगा वो खुद एब्जॉर्ब कर लेगी। तो समझने की कोशिश करिए, ये कंटेनर था, इस कंटेनर पे अगर मैंने ड्राई एयर छोड़ दी तो ऑब्वियस सी बात है, पानी है तो मॉइस्चर है, तो ड्राई एयर उस पानी को एब्जॉर्ब करके खुद मॉइस्ट एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर वो खुद मॉइस्ट एयर में कन्वर्ट हुई तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ाया कि घटाया, बताओ। ड्राई एयर ने सामने वाले का मॉइस्चर खुद में ले लिया, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हुई कि डिक्रीज? भैया इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? इंक्रीज हुई, ऑब्वियस सी बात है ना। तो फ्लो ऑफ ड्राई एयर भी क्या बढ़ाती है? रेट ऑफ इवेपोरेशन। सो इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ई। खैर मैं लिख देता हूँ, ड्राई एयर has the tendency to absorb moisture and becomes saturate with it. ठीक है। And in order to do that, ये लिख लीजिएगा मेरे साथ में, है ना।
It increases rate of evaporation. कोई इशू नहीं, बन गया लाइसेंस, डन। इसी का बच रहा है। सो क्या ध्यान रखना है अपने को, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन में ले देके 4 फैक्टर्स हैं बेटा। एक है टेम्परेचर, दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा नेचर ऑफ लिक्विड एंड फोर्थ इज फ्लो और ड्राई एयर। इनके अलावा कोई और ऐसा फैक्टर नहीं है जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करता हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, तो ये सारी बात हो गई मेरी इवेपोरेशन के रिगार्डिंग। कौन पहले इवेपोरेट होगा, क्यों होगा, किस वजह से इवेपोरेशन होता है, ये सब अपन देख चुके हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ, उससे आप चीजें समझ पाओगे। सपोज ये एक वॉल है, ठीक है। ये आप हो, आप क्या कर रहे हो, आप इस वॉल को ऐसे ही हल्क बनने की आई आप लोगों के एक बार, और आप इस वॉल को गिराने की कोशिश कर रहे हो अपने घर में, जहाँ पे भी, रूम पे या इंस्टीट्यूट पे, आप जहाँ पे भी बैठे हो, उसके आजू बाजू एक वॉल दिख रही होगी। सपोज आप उस वॉल को धक्का मार रहे हो, ठीक है ना। तो अब अगर मैं बात करूं, क्या आपका फोर्स उतना सफिशिएंट होगा क्या कि आप जिस भी दीवार को धक्का मारो वो दीवार गिर जाए? तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं। तो ये क्या होगा, सपोज ये मैं हूं, मैंने इस दीवार को धक्का मारा, तो सीन क्या चल रहा है कि भाई जितना फोर्स लगा सकता हूं मैं लगाऊंगा। अब दीवार तो अपनी जगह से हिलने से रही, ठीक है। तो जितना फोर्स लगा सकता है मैं लगाऊंगा, मैंने अपना पूरा फोर्स लगा दिया, और मेरे फोर्स लगाने की एक लिमिट है कि मैं उससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकता। तो जितना फोर्स लगा सकता हूं मैं लगाऊंगा, उसके बाद मैं थक जाऊंगा और मैं बैठ जाऊंगा। वेपर प्रेशर में भी इतना ही होता है। देखो वेपर प्रेशर क्या है, वेपर का ही प्रेशर है, लेकिन वो वेपर का प्रेशर कब है और कौन से टाइम पे है, ये उस टाइम की बात चल रही है। होता यहाँ पे भी सेम है, बस इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर में मेन जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि इवेपोरेशन में मैंने कंटेनर कुछ ऐसा रखा था, यानी कि कंटेनर था ओपन, लिक्विड वही सेम है जितना इवेपोरेशन के केस में कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड भर रखा था, इसमें भी उतना ही लिक्विड भर रखा है। बट डिफरेंस इतना सा है कि वहां पे जो था वो कंटेनर ओपन था, और यहाँ पे जो है वो कंटेनर क्लोज है। पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इवेपोरेशन होगा क्या? क्या अब इवेपोरेशन होगा, हाँ कि ना? नहीं, दो जनों का जवाब आया है। कोई और टिप्पणी करना चाहे इस पे, है ना? तो 3 लोग बोल रहे हैं, अभी तक 3 लोगों का जवाब आया और वो कह रहे हैं नहीं। तो भैया इवेपोरेशन तो देखो होगा, 100% होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन पहले जो वेट लॉस हो रहा था, वो वेट लॉस अब 0 होगा। पहले वेट लॉस क्यों हो रहा था? क्योंकि आपका कंटेनर ओपन था। क्योंकि आपका कंटेनर ओपन था, क्योंकि आपका कंटेनर ओपन था, तो लिक्विड आपका बाहर चल जा रहा था, बाहर चल जा रहा था तो वेट लॉस हो रहा था। अब दिक्कत बस इतनी सी है कि लिक्विड को बाहर जाने की जगह नहीं मिल रही, इस वजह से उसके अंदर वेट लॉस 0 है। बाकी इवेपोरेशन तो होगा। किसी का कोई डाउट है? 1 मिनट रुकिए। पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं, हाँ तो बिल्कुल सही बात है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा पाएंगे वो दूसरी बात है, मैंने तो इवेपोरेशन पूछी ना, इवेपोरेशन होगा कि नहीं। तो इवेपोरेशन तो होगा, बट जो नेट वेट लॉस है वो 0 होगा, ठीक है। तो आप समझिए सीन क्या चल रहा है। सपोज अपन ने क्या करा, अपन ने ये नीचे मैंने टेम्परेचर देना चालू करा, ठीक है। अब भैया इसको वो दीवार वाले एग्जांपल से इमेजिन करो, ठीक है।
तो सर इवेपोरेट करके पार्टिकल जाएंगे कहाँ? अब रुक तो जाए यार, मैंने वो कहानी बताई, उस कहानी को रिलेट तो करूंगा मैं, तो टेंशन क्यों ले रहा है? देख तो सही। लो चलो वापस बना देता हूँ। ये फिर से आ गई दीवार और ये आ गया मैं। क्या चल रहा था? मैं कैंडल हूं और ये वो पानी का कंटेनर है, ठीक है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली काम करवाते हैं अपन। हो क्या रहा था भैया, ये मैं हूं, मैंने इस दीवार पे फोर्स लगाना चालू करा। क्या मेरे फोर्स से दीवार गिर रही है? ऑब्वियस सी बात है नहीं। लेकिन फोर्स तो लग रहा है ना मेरा, एनर्जी तो मेरी वेस्ट हो रही है। और मैं जितना फोर्स लगा सकता हूं मैं उतना फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूं। सेम कैंडल का होता है, या सेम जो भी आपने नीचे टेम्परेचर दे रखा है। ध्यान रखिएगा, ये जो भी आप टेम्परेचर दे रहे हो ये टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है ना। जितना भी दे रहे हो तुम्हारी मर्जी, 100 दो 110 दो, आप लोगों की इच्छा, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो होगा क्या, ये कैंडल है। सिमिलरली ये कैंडल, यानी कि मैंने वाटर को टेम्परेचर प्रोवाइड किया। तो सपोज मेरा जो टेम्परेचर है भैया वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब अपन बात कर चुके हैं, क्या 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचते ये पूरा का पूरा पानी वेपराइज हो जाएगा क्या? ऑब्वियस सी बात है नहीं। सबसे पहले ऊपर वाली लेयर वेपराइज होना चालू होगी, ठीक है। तो अब हुआ क्या, मेरी बात समझिएगा। जैसे मेरा एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट है कि मैं उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी, उतना ही फोर्स दीवार पे लगा सकता हूं। ऐसे ही जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हो तो जो भी आपने टेम्परेचर रखा उस टेम्परेचर की एक लिमिट होती है कि वो पर यूनिट टाइम एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही वेपर बना सकता है। ये नहीं कि एकदम से मर्जी पड़े उतनी वेपर बना दे। अपन जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी वेपराइज होता है, लेकिन क्या सारा पानी वेपराइज हो जाता है? नहीं। उस 100 डिग्री सेल्सियस की एक लिमिट है, उसकी एक औकात है कि वो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को ही वेपराइज करता है पर यूनिट टाइम। वैसे ही जो भी आपने टेम्परेचर ले रखा है उस टेम्परेचर की एक लिमिट है कि वो लिमिट एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को ही पर यूनिट टाइम लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर सकता है। इतनी बात समझ में आती है क्या? जैसे मेरी दीवार पे फोर्स लगाने की एक लिमिट है, वैसे ही नीचे जो आपने टेम्परेचर प्रोवाइड कर रखा उस टेम्परेचर की भी एक लिमिट है कि वो इतने पानी को ही पर यूनिट टाइम लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट कर सकता है। इतनी बात समझ में आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम है ना? तो अब यहाँ पे सीन क्या चल रहा है भैया, सपोज आपने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ले रखा है, तो उस 100 डिग्री सेल्सियस की एक लिमिट है कि वो एक पर्टिकुलर, सपोज 2 सेकंड में एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को ही वेपराइज कर पाएगा, तो वो उतना ही वेपराइज होंगे क्योंकि टेम्परेचर तो आपने कांस्टेंट रखा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा था, मैंने दीवार पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था। तो हो क्या रहा था, जितना फोर्स लगा सकता है लगाएगा, उसके बाद वो थक जाएगा और वो बैठ जाएगा। सिमिलरली टेम्परेचर तो आपने कांस्टेंट रख रखा है, जितनी वेपर बन सकती है बनेगी, और वो पेपर ऊपर, वो वेपर ऊपर जाके रुक जाएंगी क्योंकि ऊपर से तो आपने कंटेनर सील कर रखा है। अब इन वेपर्स की उतनी टेंडेंसी तो है नहीं कि ये कंटेनर को चीर फाड़ते हुए निकल जाए। तो ये इस वॉल पे जितना फोर्स लगा सकती है लगाएगी, उसके बाद थक जाएगी। और थकने का मतलब क्या समझते हो कि यहां से यहां तो क्या हुआ बेटा, इवेपोरेशन। अब क्या चालू हो जाएगा, कंडेंसेशन। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या कि वापस बताऊं? आपने 100 डिग्री सेल्सियस सपोज टेम्परेचर ले रखा था, तो वो जितना वेपर बना सकती है बनाया। जैसे ही वो वेपर गए, उन्होंने इस कंटेनर की वॉल पे कुछ प्रेशर लगाया होगा। जितना प्रेशर लगा सकता है लगाएंगे। अब वो प्रेशर उतना तो सफिशिएंट है नहीं कि वो कंटेनर की वॉल को चीरते हुए निकल जाए। तो जितना प्रेशर लगा सकती है लगाएगी, उसके बाद ये भी थक जाएगी, थक के नीचे बैठ जाएगी। मतलब आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दे स्टार्ट कंडेंसिंग। इतनी बात क्लियर है क्या?
ये वापस रिपीट करना है तो पूछ लो, ठीक है। चलिए, तो आपसे ना एक बेसिक सवाल पूछता हूं, अभी तक की चीजों के बेसिस पे जवाब दीजिएगा। टाइम t इक्वल टू 0 का मतलब समझते हो क्या? टाइम t इक्वल टू 0 का मतलब होता है इनिशियल टाइम, माने किसी भी चीज का शुभारंभ, ठीक है। और टाइम t इक्वल टू 0 पे सिर्फ कौन प्रेजेंट होता है? बिल्कुल सही। टाइम t इक्वल टू 0 पे सिर्फ कौन प्रेजेंट होता है बेटा? रिएक्टेंट। और यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लिक्विड और वेपर के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब जितनी वेपर बन रही होगी उतनी कंडेंस भी हो रही होगी, तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, और इस इक्विलिब्रियम के स्टैब्लिश होने की वजह से ही मेरा जो ओवरऑल नेट वेट लॉस है वो 0 होता है। समझा हर्ष? वाटर का क्या होता है, तेने सवाल पूछा था। तो बेटा वाटर का इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। समझ में आया? क्योंकि अपन ने टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रख रखा है। खैर, आप बात समझने की कोशिश करिएगा। अब आने वाले अपन वेपर प्रेशर होता क्या एक्चुअली। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा। रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड। सपोज मैंने वो लिक्विड वाटर ले रखा है ना, तो इनिशियली सिर्फ क्या होगा? इवेपोरेशन, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 पे तो लिक्विड है ना, तो जो भी होगा सिर्फ इवेपोरेशन होगा। तो जो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा आपका वो मैक्सिमम होगा। मुझे बताओ रेट ऑफ कंडेंसेशन कितनी होगा इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे? क्या कुछ वाटर कंडेंस हो रहा होगा क्या? नहीं। तो अपन बोल देंगे ये होगा 0। इतनी बात क्लियर है? तो टाइम t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट लिक्विड होगा, जो भी होगा सिर्फ इवेपोरेशन ही होगा, तो मेरा RE जो है वो मैक्सिमम है, और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या है? 0। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, यानी कि एट टाइम t इक्वल टू t, रिएक्टेंट के नाम पे मेरे पास क्या होगा? लिक्विड भी होगा, और अब तो वेपर बनना चालू हुई तो वेपर भी होंगी। लिक्विड किसकी वजह से होगा? इवेपोरेशन की वजह से। वेपर किसकी वजह से होंगी आगे जाके? कंडेंसेशन की वजह से, ठीक है ना। तो लिक्विड का इवेपोरेशन हो रहा होगा और वेपर्स का कंडेंसेशन हो रहा होगा। तो जो RC शुरू में 0 था, रेट ऑफ कंडेंसेशन कंटिन्यूअसली क्या होगी? इंक्रीज होगी। और रेट ऑफ इवेपोरेशन, जल्दी बताओ, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? टाइम t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट लिक्विड था, रेट ऑफ इवेपोरेशन मैक्सिमम थी, रेट ऑफ कंडेंसेशन 0 थी। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है कंडेंसेशन की रेट बढ़ती जा रही है, इवेपोरेशन क्या होगा? बेटा तीन ही चीज है, इंक्रीज, डिक्रीज के रिमेन सेम। इसके अलावा तो ऑप्शन भी नहीं है कोई, तो चूज करो इसमें से। एक सजल का आया सेम, दो का आया डिक्रीज, बाकी लोग? बाकी लोग तो भैया दो लोगों का जवाब आया है, लास्ट वाला मैं देख नहीं पाया। अब सुनो बच्चा लोग, यहाँ पे यही दिक्कत हो गई, ठीक है। एक देव मिस्त्री ने सही जवाब दिया है। तो RE यहाँ पे बेटा होगी सेम, यानी कि RE इज इक्वल टू फिक्स, वो चेंज नहीं होगी। क्यों? RE क्या होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट थी? तो सर 4 फैक्टर पे डिपेंडेंट थी। पहला फैक्टर क्या था उसमें? टेम्परेचर। क्या तुमने टेम्परेचर चेंज करा है क्या? अपन बोलेंगे नहीं। दूसरा फैक्टर क्या था? सरफेस एरिया। क्या सरफेस एरिया चेंज करा है क्या? अपन बोलेंगे नहीं, मैंने कोई सरफेस एरिया बढ़ाया घटाया थोड़े ना। तीसरा नेचर ऑफ लिक्विड। क्या नेचर ऑफ लिक्विड चेंज करा है क्या? अपन बोलेंगे नहीं। और चौथा क्या था? फ्लो ऑफ ड्राई एयर। अरे कंटेनर क्लोज है भाई, ड्राई एयर फ्लो करवा के क्या बिगाड़ लोगे? तो क्या इन चारों में से कोई भी चीज इफेक्ट हो रही है क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन को जो चेंज कर सके? तो अपन बोलेंगे नहीं।
तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तो सेम रहेगी, लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है? पहले इतना नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, तो क्या बात करी थी अपन ने कि टाइम t इक्वल टू 0 पे, समझिएगा आप इस बात को, टाइम t इक्वल टू 0 पे जो भी होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिएक्टेंट होगा। आर ई जो थी वो मैक्सिमम थी, लेकिन आर सी था 0। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था, टाइम t इक्वल टू टी पे, हाइपोथेटिकल कोई भी टाइम ले लो, दोनों थे, लिक्विड भी था और वेपर भी था। आर ई तो सेम की सेम ही रही, लेकिन आर सी टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब भैया समझना, आगे एक टाइम आएगा जब दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे। शुरू में तो सिर्फ इवेपोरेशन हो रहा था, धीरे धीरे इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों होना चालू हुआ। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, माने जितना इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे भी रिएक्टेंट के नाम पे दोनों रहेंगे, लिक्विड भी रहेगा और वेपर भी रहेगा, वही सेम इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। आर ई तो जो रहेगा वो मेरा मैक्स रहेगा, और ये जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे, वो किसके बराबर आ जाएगी? रेट ऑफ कंडेंसेशन के। मतलब जितना इवेपोरेशन हो रहा है उतना कंडेंसेशन हो रहा है। अब आप समझिए इस बात को, एक चीज तो भैया फिक्स है, आर ई तो चेंज हो नहीं रहा, लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन टाइम के साथ बढ़े जा रहा है। तो अगर आप ये वाला जो लाइन है ये भी लिख लीजिएगा, है ना, उसी टेबल के नीचे। तो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, कि मैं रेट और टाइम के बीच में अगर मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूं कि ग्राफ किस तरीके का होगा, तो ये आप समझ सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन तो मेरा कांस्टेंट है, तो ये रहा। अब एक चीज कांस्टेंट है और एक चीज कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो आएगा जहां पे ये दोनों आके मिलेंगे। और जैसे ही ये दोनों आके मिले, जितना रेट ऑफ इवेपोरेशन था उतना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन हो गया, मतलब इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। कौन सा इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब जिंदगी भर ये इक्विलिब्रियम यूं का यूं ही रहेगा, प्रोवाइडेड आपकी मेंटल हालत सेम रहे। अब कल को आप बोल दो कि कंटेनर के अंदर सर मैंने छेद कर दिया, तो क्या, तो उसका कोई भाई जवाब नहीं है। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, और ये थ्रू आउट द लाइफ सेम रहेगा, अनलेस अदरवाइज आप उसके अंदर कोई चेंज ना करो। तो ये जो थी लाइन, ये मेरी रेट ऑफ इवेपोरेशन की लाइन थी, कांस्टेंट थी। ये जो लाइन थी ये रेट ऑफ कंडेंसेशन की लाइन थी। ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब बात आ जाती है व्हाट इज वेपर प्रेशर, तो समझिएगा, वो पॉइंट जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाते हैं, यानी कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात चल रही है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे उस कंटेनर के अंदर जितनी वेपर बनी होंगी, समझना, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे उस कंटेनर के अंदर जितनी वेपर बनी होंगी, और वो वेपर उस लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर डाल रही होगी, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। वापस रिपीट कर देता हूं, वो पॉइंट जहां रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट पे जितनी वेपर बनी होंगी और वो वेपर उस लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर डाल रही होगी, उसे आप बोलोगे क्या? वेपर प्रेशर। रिपीट, चलो ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, मतलब लिख ही लेते हैं अपन इसकी, है ना। तो प्रेशर exerted by the vapor formed in the container
formed in the condition of dynamic equilibrium over the surface of the liquid in a closed container is known as vapor pressure. ठीक है, आगे एक लाइन ऐड कर लीजिएगा, अगर आप कंटेनर के अंदर लिक्विड के नाम पे वाटर ले रहे हो तो उसी चीज को हम एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा वरना आप अपनी साइड से लिख लीजिएगा। इन केस ऑफ वाटर इट इज ऑल्सो नोन एज एक्वस टेंशन। कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड के नाम पे अगर वाटर लिया है तो उसे ही हम एक्वस टेंशन भी बोल सकते हैं। अगर लिक्विड आप वाटर ले रहे हो देन वेपर प्रेशर एंड एक्वस टेंशन दे बोथ आर सेम। अगर लिक्विड वाटर के अलावा कुछ और होता है तो मैं उसको सिर्फ वेपर प्रेशर बोलूंगा। समझिए इस बात को। गैस के लिए अपन पार्शियल प्रेशर डिफाइन करते हैं, जबकि सॉलिड या लिक्विड के लिए आप वेपर प्रेशर डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, गैस के लिए हम पार्शियल प्रेशर डिफाइन करते हैं, सॉलिड और लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर डिफाइन करते हैं। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर, वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे। आगे बढ़े भाई, हो गया होगा। चल, तो जैसा कि अपन ने बात करी कि टाइम t इक्वल टू 0 तो इनिशियल टाइम होता है, एंड टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे आप जो प्रेशर डिफाइन करते हो उसे अपन क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। के थोड़ी देर पहले अपन ने डायग्राम बनाया था ना, ये लिक्विड था, यहाँ से मैंने बोला था इवेपोरेशन होगा, यहाँ से मैंने बोला था कंडेंसेशन होगा। तो जो ये ऊपर वेपर बनेगी, ठीक है, ये वेपर इस लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर डाल रही होगी एट टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो मुझे बताइए भाई, टाइम t इक्वल टू 0 और टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम, लेट अस से के ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये मेरा आया टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड पे। ठीक है ना, 10 सेकेंड पे मेरी रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर हो गई। तो टाइम t इक्वल टू 0 और टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड के बीच वाले टाइम इंटरवल में भी तो कुछ वेपर बन रही होंगी। समझ में आया ना, अरे 0 और 10 सेकंड के बीच में भी तो कोई वेपर बन रही होंगी, और अगर वेपर बन रही होगी तो प्रेशर तो वो भी डाल रही होगी, तो उस प्रेशर को आप क्या बोलोगे, बताओ। टाइम t इक्वल टू 0 से लेके इक्विलिब्रियम के बीच में भी तो कुछ वेपर बन रही होगी, और वो भी तो कुछ वेपर प्रेशर डाल रही होगी। तो उस प्रेशर को आप क्या बोलोगे, बिल्कुल सही। उस प्रेशर को अपन बोलेंगे भैया पार्शियल प्रेशर। ठीक है, उस प्रेशर को क्या हम बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो वेपर प्रेशर भी एक तरीके का पार्शियल प्रेशर है, बट डिफरेंस बस इतना है कि जो वेपर प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हो तो उस टेम्परेचर की एक लिमिट होती है कि वो कितनी वेपर बना सकता है। तो वो लिमिट कितनी है, एक्चुअल में वो लिमिट है भैया वेपर प्रेशर की। ठीक है ना, उससे कम कहलाया जाता है पार्शियल प्रेशर। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या हुआ, तो अपन बोलेंगे दैट वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम कितना प्रेशर लगा सकते हो लिक्विड की सरफेस पे, वो कहलाया जाएगा वेपर प्रेशर, उससे कम पार्शियल प्रेशर। इसको इस तरीके से समझ लीजिए
कि पहले मैं एक हाथ से दीवार गिराने की कोशिश कर रहा था, दीवार नहीं गिरी, फिर मैंने दूसरा हाथ भी लगाया, दीवार फिर भी नहीं गिरी, फिर मैंने पाँव का जोर भी लगाया, फिर भी दीवार तो नहीं गिरी, लेकिन मेरा मैक्सिमम प्रेशर कितना था जब मैंने दोनों हाथ और दोनों पैर का जोर लगा दिया, तो वो मेरा हुआ वेपर प्रेशर। जब मैं एक हाथ का, दो हाथ का, या दो हाथ और एक पाँव जब मैं यूज कर रहा था, वो सब क्या कहलाए गए? पार्शियल प्रेशर। सो व्हाट इज वेपर प्रेशर? पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज वेपर प्रेशर। बात समझ में आई? क्लियर बात है? 11th में आपने है ना एक चैप्टर पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम करके, ठीक है ना? अब हुआ क्या है समझने की कोशिश करिएगा भाई। एट द एंड आपका इक्विलिब्रियम में तो एस्टेब्लिश हो रहा है H2O लिक्विड और H2O गैस के बीच में, ठीक है? तो इसके लिए आप क्या डिफाइन करोगे बताओ? नहीं बेटा, उसमें लिखने जैसा कुछ नहीं था, ठीक है? जो लिखने का होगा मैं लिखवाऊंगा, टेंशन मत, उनमें समझने का है। इसके लिए आप क्या डिफाइन करोगे? Kp, ठीक है? एंड Kp इज इक्वल्स टू व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस, लिक्विड तो लेते नहीं, ठीक है ना? अब मान लो कि उस कंटेनर के अंदर आपका लिक्विड के नाम पे वाटर था, ठीक है? तो कितना प्रेशर ये जनरेट करेगा? Kp की वैल्यू अपन किसके बराबर लिखते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, जो गैस की फॉर्म में, यानी कि इसकी लिक्विड या सॉलिड की तो कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर अपन वन मान के चलते थे। तो क्या बात चल रही है कि अब अगर मैंने सपोज इस कंटेनर के अंदर लिक्विड मान लिया, तो ये जो प्रेशर है ये क्या है? इट इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिखना चाहूं, तो H2O इज एन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस। अब इसके लिए आप जो डिफाइन करोगे वो डिफाइन करोगे Kp, और वो Kp किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस के। अब मैं मान लेता हूं उस कंटेनर के अंदर लिक्विड था, तो वो लिक्विड माने वाटर था, वो वाटर की जो वेपर बन रही होंगी और वो जो प्रेशर डाल रही होगी वही वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो ये जो प्रेशर ऑफ H2O गैस है ये किसके बराबर होगा? वेपर प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड के। ये बात किसे समझ में नहीं आई वो पूछ लीजिए भाई। वो जो H2O लिक्विड जो वेपर बना रहा होगा और वो वेपर जो प्रेशर डाल रही होगी, कब? जब दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे उसे ही तो आप वेपर प्रेशर बोलोगे। ये बात समझ में आती है क्या? या रिपीट करनी है बात तो वापस बता दो। यहां तक बात क्लियर है? चलिए, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी 11th में कि क्या कोई से भी के को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि इसका कोई तुच्छ प्राणी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस ओनली एंड ओनली व्हेन यू चेंज इन किसमें? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या प्रेशर बढ़ा के चेंज कर सकते थे क्या? ली चैटलियर याद करो, बोलेंगे नहीं। वॉल्यूम बढ़ा के, कंसंट्रेशन बढ़ा के चेंज कर सकते थे क्या? बोलेंगे नहीं। बिल्कुल। क्या बढ़ा के या घटा के चेंज कर सकते थे? सिर्फ टेम्परेचर। तो सिंस Kp ओनली चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O भी चेंज करेगा ओनली एंड ओनली टेम्परेचर के चेंज होने पे। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर लिक्विड का भी चेंज होगा सिर्फ तभी जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वेपर प्रेशर को साइज ऑफ द कंटेनर से, शेप ऑफ द कंटेनर से ज्यादा ले रहे हो कम ले रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। इसको बाकी किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। इसको सरफेस एरिया से, अमाउंट ऑफ लिक्विड से, साइज या शेप ऑफ द कंटेनर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आगे बढ़े? तो अब लिख लीजिए ये कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। एंड ऑब्वियस सी बात है, एक और बात है जिस पे वो डिपेंड करता है, कौन सा?
नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड कौन सा ले रहे हो, क्योंकि हर लिक्विड का अपना अपना वेपर प्रेशर होता है। किसी की वेपराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, किसी की वेपराइज होने की टेंडेंसी कम होती है। ठीक है, आगे जो अपन बात कर चुके हैं वो सब लिखेंगे क्या, दैट वेपर प्रेशर is the maximum value of partial pressure at the given temperature। ठीक है, अब समझना, सपोज अपन ने बोला, अपन क्या बोल रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू है। मैंने मान लिया वो मैक्सिमम वैल्यू एक्स है। ठीक है, मैंने मान लिया वो मैक्सिमम वैल्यू एक्स है। ठीक है, मैं कह रहा हूं मैंने वो मैक्सिमम वैल्यू बढ़ा दी। सपोज एक्स है, मैंने ले ली वो 2x। बताओ क्या होगा। आप बोल रहे हो दैट वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। मैंने सपोज वो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू बढ़ा दी, एक्स से मैंने मान लो 2x कर दी, क्या होगा। इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक काम कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, समझना, जैसे वो बेटा मैक्सिमम वैल्यू मैंने मान लेता हूँ कि वो वेपर प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 300 mm ऑफ एच जी है। मैंने उसे बढ़ा के सपोज 310 mm ऑफ एच जी कर दी। कैसे भी करके मैंने प्रेशर बढ़ा दिया और मैंने उस प्रेशर को 310 mm ऑफ एच जी तक पहुंचा दिया। तो अब बताओ क्या होगा। तो जैसा कि अपन ने लिख रखा है कि वेपर प्रेशर से ज्यादा वैल्यू तो लिक्विड एग्जर्ट ही नहीं कर सकता। तो मतलब वो कितनी वैल्यू एग्जर्ट कर सकता है, मैक्सिमम 300 mm ऑफ एच जी। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने सपोज उसको कैसे भी करके 310 mm ऑफ एच जी तक ले आए। आप उसको कैसे भी करके 310 mm ऑफ एच जी तक ले आए, तो क्या होगा, वो वापस 300 mm ऑफ एच जी तक जाना चाहेगा। मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे, तो मैंने बोला था ना इक्विलिब्रियम को तो कोई और डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या कोशिश करेगी, प्रेशर को कम करने का। और वो प्रेशर कम कैसे कर सकती है, वेपर को कम करके। और वेपर को कम करने का मतलब क्या हो जाएगा, इट स्टार्ट्स कंडेंसिंग। बात समझ में आई। भाई कोई भी लिक्विड मैक्सिमम कितना प्रेशर लगा सकता है, तो बोलेंगे अपन वेपर प्रेशर। तो इतना लगा सकता है, आपने कैसे भी करके उसको बढ़ा दिया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो रिएक्शन क्या कोशिश करेगी, इक्विलिब्रियम पे वापस आने की। वो वापस कैसे आ सकती है, प्रेशर को घटा के। और वो घटाएगी कैसे, थ्रू कंडेंसेशन। ठीक है, और अगर आप सपोज 300 से 290 पे पहुंच गए, सपोज मैंने वेपर प्रेशर घटा दिया, तो रिएक्शन क्या कोशिश करेगी, वापस 300 पे जाने की, यानी कि प्रेशर बढ़ाने की। और वो प्रेशर बढ़ा कैसे सकती है, थ्रू इवेपोरेशन। बात समझ में आया। तो यही अपन आगे जाके पॉइंट लिखने वाले हैं बस। देखो एक पूरा लेक्चर जाए गया है इस पे, है ना। डाउट हो तो पूछ लेना किसी भी पॉइंट पे। मैंने इसलिए बोला था कि कहीं एंड में कोई ये ना बोल दे कि सर एक और बात, क्योंकि कल भी थोड़ा बहुत अपन वेपर प्रेशर पे डिस्कशन करेंगे। तो लिख लीजिए, इफ पार्शियल प्रेशर इंक्रीजेस आफ्टर दिस वैल्यू, माने दिस वैल्यू माने मैक्सिमम वैल्यू, देन some vapor will condense, and if partial pressure decreases, then liquid will vaporize। अच्छा, और वो लिक्विड कब तक वेपराइज करेगा, सॉरी, वो लिक्विड कब तक वेपराइज करेगा, जब तक मेरी वेपर प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू अचीव ना हो जाए, या फिर मेरा लिक्विड ही खत्म ना हो जाए। भाई कहने का मतलब ये है कि वेपराइजेशन तो तब तक होगा ना जब तक इक्विलिब्रियम पॉइंट ना आ जाए।
अब हो सकता है आपने लिक्विड ही कम लिया हो, और वो लिक्विड इतना कम लिया हो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आ ही नहीं रहा, तो सारा लिक्विड वेपराइज हो जाएगा। सपोज 3 ग्राम लिक्विड पे मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है, आपने लिक्विड ही 2 ग्राम लिया है, तो वो तो सारा वेपराइज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मैंने 5 ग्राम लिक्विड लिया है, तो उसमें से 3 ग्राम वेपराइज हो जाएगा। जैसे ही वेपराइज हो गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया, 2 ग्राम लिक्विड आपका कंटेनर में बचा रहे। बात समझ में आई? तो यहां तक लिख लीजिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। आगे मैं वही 2 कंडीशन लिख रहा हूँ। क्या? कि मेरा जो वेपर है वो कब तक वेपराइज होता रहेगा, जब तक या तो मेरी इक्विलिब्रियम पॉइंट ना आ जाए, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ऑब्टेन, या फिर मेरा सारा लिक्विड वेपराइज ना हो जाए। सो अंटिल तक हो गया था ना। फर्स्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ऑब्टेन्ड, and second, all the liquid will vaporize. ठीक है। अब बात आ जाती है रिप्रेजेंटेशन की। तो इस चैप्टर के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा भाई, इसके अंदर आपने सिर्फ पानी लिया था, और उस सॉल्यूट को मैंने ए नाम दे, सॉल्वेंट को मैं ए नाम दे देता हूँ, है ना। तो कोई भी चीज जब प्योर होती है, सर ये किसके पॉइंट, बेटा ये उसी का है, मैंने लिखवाया था ना अभी लास्ट लाइन, देख क्या लिखवाई थी मैंने। if this partial pressure decrease, if partial pressure decreases, then liquid will vaporize until, लिक्विड कब तक वेपराइज होगा, जब तक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ऑब्टेन, और दूसरा ऑल द लिक्विड विल वेपराइज। समझ में आया सजल? हाँ जी। तो मैं उसकी बात करूं, किसकी, वेपर प्रेशर की। तो वेपर प्रेशर, आपने कंटेनर के अंदर सिर्फ पानी लिया था, ठीक है ना, पानी में कोई मिलावट नहीं थी, रैंडम प्योर लिक्विड था वो। तो प्रेशर है तो पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। मैंने सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट को मैं इस पूरे चैप्टर में ए से डिनोट करूंगा, क्योंकि प्योर है। तो इस चैप्टर में किसी के भी ऊपर नॉट लगाने का मतलब चीज प्योर है, तो वेपर प्रेशर अपन पी नॉट ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉट क्या सिग्निफाई करता है कि मेरा जो चीज है वो प्योर है, मतलब कुछ मिलावट नहीं थी उसके अंदर। तो प्योरली लिक्विड का जो प्रेशर होगा उसे मैं वेपर प्रेशर बोलूंगा। अब दैट लिक्विड कैन बी वाटर और कैन बी सम अदर सॉल्वेंट आल्सो, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं अपन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी नॉट ए, एंड व्हाट इज पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। अब अगर मैं आपसे बात करूं पीए क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो पीए के ऊपर देखो नॉट नहीं लग रहा। नाम, चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब चीज प्योर नहीं है, तो पीए का मतलब क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो किसी के भी ऊपर नॉट आने का मतलब क्या हो जाता है कि वो चीज प्योर की बात चल रही है, और किसी के ऊपर अगर नॉट नहीं है तो मतलब अपन सॉल्यूशन के टर्म्स में बात कर रहे हैं। बस इतना बताने का था, ठीक है। और आगे वो 2-4 लाइनें जो आप सब जानते हैं, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं, है ना। थोड़ा सा बच रहा है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड डिपेंड्स only and only upon temperature. It is denoted by P naught, and its numerical value will be given in the problem. बात कर चुके थे कांस्टेंट टेस्ट चैप्टर का। ठीक है, यहाँ तक लिख लो। तब बता, ज्वाइन हुआ हो, फर्स्ट टर्न पे ना हो तो मुझे बता दो, सो दैट मैं नाम ऐड कर दूं, क्योंकि मैं अटेंडेंस पहले ही ले चुका हूँ एक्चुअली। इससे पहले वाला सेशन अगर कोई हो गया बेटा, ये सबका हो गया यहाँ तक। चल आगे बढ़ते हैं।
तो एक छोटा सा सवाल है आपके लिए कि 10 ग्राम कोई लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर अगर x है, तो उसी लिक्विड का अगर मैं 20 ग्राम ले लूं तो उसका वेपर प्रेशर कितना? अगर कोई एक आंसर आया, बाकी लोग 2x, एक आंसर आया है 2x, एक आंसर आया है x, बाकी लोग, एक और भी हो सकता है, कांट बी प्रेडिक्टेड, 2x। ठीक है, तो बेटा ये गलत हो जाता है, मतलब ये गलत हो जाता है, और जो आंसर आएगा वो तो यही आएगा। मैं आपको पहले ही बोल चुका था, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। इसको अमाउंट ऑफ लिक्विड से, सरफेस एरिया से, साइज या शेप ऑफ द कंटेनर से कोई मतलब नहीं है। तो अगर 10 ग्राम लिक्विड का वेपर प्रेशर x है तो 20 ग्राम का भी x ही होगा। 100 ग्राम लोगे उसका भी x ही होगा। ठीक है, तो यही पॉइंट पूछना चाह रहा था, और वो लिख लो। वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन amount of liquid, volume of vessel, and size oblique shape of the container। ठीक है, तो यहाँ लगभग वेपर प्रेशर आपका खत्म हो चुका है, एंड फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टाटा।